नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए समान गणित प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रश्न समझिए। जब कोई धनराशि है समान साधारण ब्याज की दर पर, वह क्या हो जाता है, मान लीजिए T1 समय में हो जाता है N1 गुना और T2 समय में हो जाता है N2 गुना। ठीक है, तो इनका जो फार्मूला होता है वह होता है N1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 - 1 अपॉन T2। यह आपका फार्मूला होता है। अब देखिए N1 क्या है, 3 गुना है, 3 -1 तो -1। अब बटे T1 कितना है, 8 वर्ष है तो बराबर 8 के। उसके बाद N2 कितना है, 5 गुना चाहिए तो 5, अब -1 और T2 आपको निकालना है, फाइंड करना है, बटे T2 करिए। 3 से 1 घटाएंगे बचेगा 2 बटे 8 बराबर, यहाँ 5 में से 1 गया 4 बटे T2। क्लियर, 4 बटे T2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8। अब T2 बराबर हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 वर्ष। तो वही धनराशि उस समान ब्याज के जो समान ब्याज दर पर 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबरों का अनुपात दिया है 7 संबंधे 12 है। यदि दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7 संबंधे 11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो जो 2 नंबर हैं उनका अनुपात 7 संबंधे 12 है, तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है, एक मान लिया 7x है और एक मान लिया 12x। यह आपका नंबर हो गया। और प्रश्न कह रहा है कि दोनों में जब हम 7 ऐड कर दे रहे हैं तो उनका अनुपात 7 संबंधे 11। तो हमने रख लिया क्या कि 7x धन 7 12x धन 7, यह किसके बराबर हो गया, बराबर 7 बटे 11 के। सॉल्व करेंगे, जब इसको ऊपर ले जाके गुणा करेंगे तो 11 × 7 = 77x और 11 × 7 = 77। फिर 12x और 7 का गुणा जब इधर 7 में होगा तो हो जाएगा 84x धन 49। अब हम क्या करेंगे, 84x से 77x घटाएंगे तो 7x बचेगा और 77 से जब 49 को घटाएंगे तो 28 बचेगा। तो x बराबर आपको मिलेगा 4। अब पूछ रहा है छोटी संख्या। अब एक चीज़ बताइए, एक संख्या 7x है, एक संख्या 12x है, छोटी संख्या कौन सी होगी, जो देखने में स्पष्ट हो रही है, भाई यही होगी। अब x की वैल्यू आपको जब फाइंड हो गया कि x बराबर 4 आया है तो 7x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 चौको 28। छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 28। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो कुल लाभ या हानि कितने परसेंट हुआ, उसको आप इससे निकाल सकते हैं। किससे, x ± x ± y ± xy अपॉन 100, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले 25% बढ़ाया तो हमने इसको पॉजिटिव रखा, फिर 25% का छूट दे रहा है तो -25, और माइनस और प्लस जब गुणा करेंगे तो माइनस ही होता है। 25 × 25 बटे के 100, -25 + 25 कट गया और 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। अब भागा के हो जाएगा 100। अब जब 625 में 100 से हम भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 6 यहाँ पे देखिएगा मिलेगा हमको 6.25%। क्लियर, और माइनस आगे लगा हुआ है, यह आपका माइनस है, तो माइनस आपको हानि को शो कर रहा है, किसको, यह आपको लॉस को दिखाता है। क्लियर, तो यह आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6.25% की। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो माध्य है 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिख गए थे। सही माध्य ज्ञात करें। अब देखिएगा, जो माध्य थे 84 की जगह क्या ले लिया गया, 48, यानी कि कम ले लिया गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सही माध्य होगा, पहले तो जो माध्य है 72.5 उसको हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया कि 84 की जगह 48 लिख दिया था, तो हम बताइए कि कितना कम लिखे हैं।
तो 84 में से 48 घटाएंगे और टोटल कितने लोग थे, 40/40 करेंगे तो 72.5 इसका पहला औसत था। और जब हम 48 या 84 को जो मूल जो एक्चुअल वैल्यू उसको रख देंगे तो 0.9 की औसत में वृद्धि हो जाएगी। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 73.4, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछ देता कि वहाँ क्या हुआ, 48 की जगह 84 रख दिया था, तब क्या आप लोग करते? तो काम सेम यही होता लेकिन ये सिंबल माइनस कर देते। ठीक है, जब आप क्या होता, गलती से बड़े अंक की जगह बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या रखी जाती है तो वहाँ प्लस रखेंगे, इसको सॉल्व करते समय प्लस रखेंगे। और जब छोटी संख्या की जगह बड़ी संख्या रख दी जाती है तो सॉल्व करते समय वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस। आगे चलिए देखते हैं। यदि x% का 15% बराबर 12% है तो x का मान निकालिए। तो x% है तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, यह x/100 गुड़े का मतलब होता है गुड़ा गुड़े 15% है मतलब 15/100 बराबर 12% है तो 12/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया और यह 100 इसमें जाके गुड़ा हो गया। क्लियर, तो हो जाएगा 120 और ये 15 क्या था गुड़े में, तो इधर आएगा भाग में होगा तो 120/15 आपको मिलेगा 8। तो जो x की वैल्यू होगी वह होगी 8। 5 का C राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात करें। जब वार्षिक दर और मूलधन समान हो तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वह D बराबर होता है PR², यानी कि मूलधन गुणे दर का वर्ग बटे 100 का वर्ग। क्लियर, यह होता है फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम P रोक के इसको इस साइड पर छांतर करें तो यह आके इसमें गुणा होगा और R² से भाग हो जाएगा तो हमको मिलेगा P बराबर 100/R का स्क्वायर, यानी इसको अब यहाँ पे हम जब पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलेगा P बराबर D इंटू 100 का गुणा होगा, 100 भाग में था, यह R² से भाग होगा यहाँ 100²। अब इसको हमने क्या किया, इस 2 को डायरेक्ट जब उस पर भी पावर 2 इस पर भी पावर 2 है तो पूरे पे पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। चलिए छोड़िए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जो डिफरेंस है D कितना है आपका 10 रुपये, तो हमने D की जगह रख दिया 10। और यहाँ पर देखेंगे 100/R है तो इसको हम 100/R गुणे 100/R 2 बार लिख सकते, तो वही बात हुआ 100/R की जगह क्या है 5, फिर 100/R की जगह है कि 5। हमने इनको सॉल्व कर लिया, 50 25 25 चौक को 100 गुणा कर लिया, 4000 आ गया आपका उत्तर, इसलिए राइट ऑप्शन होगा C। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। यदि a + b का होल स्क्वायर बराबर 100 और a संबंधी b बराबर 1 संबंधी 3, यानी तो a b का मान ज्ञात करें। a b का मान मतलब a इंटू b का। चलिए देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर जो है वो 100 है तो a + b का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 को हमने क्या किया स्क्वायर के फॉर्म में बदल दिया। बात तो वही है। अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर तो हट जाएगा, तो a + b बराबर आपको मिला 10। दोनों संख्याओं का योग जो है 10 है और उनका अनुपात जो है 1 संबंधी 3 है। तो अगर संख्या निकालना है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 1 बटे अनुपातिक योग 3 धन 1 4 इंटू जो संख्या है वो लिख देंगे 10। जब सॉल्व करेंगे तो a बराबर मिलेगा 5/2 जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह b का मान निकालेंगे तो b का मान निकालने के लिए 3 को ऊपर रखेंगे, फिर अनुपातिक योग 3 धन 1 4 गुणे संख्या 10 यानी 15/2। a बराबर मिला है 5/2, b बराबर 15/2। अब a b का मतलब है a इंटू b का वैल्यू कितना आएगा 5/2 गुणे 15/2। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 15×5 = 75/4 और जब इनको भाग करके लिखेंगे तो 18.75, यानी कि राइट ऑप्शन आपका C होगा। चलिए आगे देखते हैं। A एक काम को 40 दिनों में समाप्त करता है और B वही काम 30 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को एक साथ कितने दिन करेंगे, तो फार्मूला होता है x × y/x + y। क्लियर, वही फार्मूले से लगा दिया। तो a 40 दिन में b 30 दिन में, तो 40 × 30/40 धन 30 1200/17
70, 0 से 0 कट गया, 120/7, 17 सही 1/7, ठीक है। 17 जो 7 119 होगा, धन 120, तो यानी 17 सही 1/7, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन आंकड़ों में जो आंकड़े दिए हैं का माध्य तथा बहुलक क्या होगा। माध्य क्या होता है, माध्य मैंने बताया एवरेज ही माध्य होता है, समझिए एवरेज ही क्या होता है, माध्य होता है। एवरेज होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या ही औसत होती है, ठीक है। तो जितना इसमें दिया है, जितने जो आंकड़े हैं उनको हम योग कर लेंगे, उनका योग आया है 56, और आंकड़े में कितने संख्याएं हैं यानी कितने पद हैं, तो हम इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 14 हैं, तो 56/14 यानी 4, यह आपका हो गया माध्य। बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में जिस नंबर की पुनरावृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही आपका बारंबारता होता है या बहुलक होता है, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी 1 की है, देखिए 1 2 3 4 5 बार आया 1, इसलिए बहुलक आपका क्या है 1, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, माध्य 4 तथा बहुलक 1। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। कार बी कार ए से दुगनी रफ्तार में दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी। अब एक चीज़ समझिएगा, ए जो है 2 घंटे में 90 किलोमीटर, तो ए की स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, अगर स्पीड हमको निकालना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो स्पीड ए की कितनी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है जो बी की स्पीड है वो ए की दुगनी है, तो ए की स्पीड आपकी 45 आ गई, तो बी की कितनी हो जाएगी 45 का दूना 90, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है आपका कि 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, क्लियर, और 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये, सॉरी ये 75 नहीं होगा 17 होगा, ठीक है। क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है और 1 दर्जन संतरे का मूल्य आपका है 75 रुपये, क्लियर, 17 रुपये। तो 1.25 दर्जन केले तथा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। अब एक चीज़ बात समझिएगा, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है 5 रुपये, यानी कि 12 किलो का दाम कितना है 5 रुपये, तो 1 केले का दाम क्या होगा 5/12 होगा कि नहीं। अब 1.25 दर्जन में कितने केले होंगे, 15 केले होते हैं, तो 1 केले का दाम 5/12 है, तो 15 केले का दाम 5/12 × 15, ठीक है, यह आपका निकाल दिया 1.25 दर्जन केले का दाम। और 3/4 दर्जन संतरों का दाम, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 संतरों का दाम है 17 रुपये, तो 1 संतरों का दाम है 17/12 रुपये, क्लियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है 3/4, सॉरी एक सेकंड, पूछ रहा है कि 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य, तो 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस साइड लाते हैं, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होगा आपका 3/4 दर्जन संतरे, मतलब 1 दर्जन में 12, तो 3/4 दर्जन में 4 × 12 3 × 9, यानी कि 9 संतरों का दाम, और 1 संतरों का दाम मिला है 17/12, तो 9 संतरों का दाम हो जाएगा 17/12 × 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा सीधे 750/12, और सॉल्व करेंगे तो 62.5 यानी कि 62 रुपये 50 पैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। 1 2 10 18 3 17 19 अंकों का माध्य है। माध्य का अभी हमने बताया औसत ही माध्य होता है, एवरेज ही। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग हो गया आपका 70, और पदों की संख्या जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 हैं, भाग कर दिया 10, इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा बी। आगे देखते हैं, दिया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2/3 है, इनका योगफल ज्ञात करें। अब एक चीज़ समझिएगा, माना एक संख्या क्या है आपका 2x, जब अनुपात दिया 2/3, और दूसरी संख्या हमने मान लिया 3x। तो जब पहली संख्या 2x माना, दूसरी संख्या 3x, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा x × 2 × 3, और एलसीएम ऑलरेडी बता दिया है कि एलसीएम कितना है आपका 78, तो एलसीएम हमने रख दिया 78, क्लियर। आगे हम देखेंगे तो हमको मिला 6x = 78,
अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे 6 से काटेंगे तो 13 6 78, तो हमको x बराबर क्या मिल गया 13। जब x बराबर 13 मिल गया तो संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या 2x माने हैं तो एक संख्या हो जाएगी 26, और एक संख्या 3x माने हैं तो एक संख्या हो जाएगी 39। बोला संख्याओं का योग तो 26 धन 39 बराबर 65। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है m1 d1 अपॉन w1, यानी कि व्यक्तियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे काम, और व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या बटे काम। पहले स्थिति में क्या कर रहा है कि 30 पुरुष यानी 30 व्यक्ति हैं, काम को 80 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को तो यानी वो काम एक ही रहा, कोई काम ये रहा होगा। अब कह रहा है कि उसी काम के दोगुने काम को, यानी काम अब क्या हो गया डबल, 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे तो नहीं पता, तो हमने x मान लिया। अब सॉल्व करेंगे 2 दहा में 20, जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ 0 से 0 कट गया, 8 के 24, x बराबर 240, यानी कि हमको क्या मिला 240 दिन में 20 पुरुष उसके दुगने काम को करेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सॉरी ये पेज गलत हो गया था थोड़ा सा, क्रम कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन आ गया, इसमें आगे दिया है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, 6वां नहीं होगा ये 16वां होगा, चलिए जो भी है, दिया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6 समन्वय 5 है। इस आयत की छोटी भुजा क्या होगी। अब देखिएगा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को, यह आपका तार है और जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, जिसकी त्रिज्या है आपकी 42 सेंटीमीटर, क्या जिसकी त्रिज्या आपकी है 42 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको हम मोड़ के एक आयत का रूप दे रहे हैं, मोड़ के क्या दे रहे हैं इसको हम मोड़ के एक आयत का रूप दे रहे हैं। क्लियर। तो एक चीज़ बताइए, जो ये तार का लेंथ होगा वो भी आयत का ही लेंथ के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो वृत्त की परिधि होगी, जो इसकी परिधि होगी वही तो इसकी आयत की परिधि होगी, क्योंकि तार तो सेम है ना, लंबाई तो उनकी सेम ही रहेगी। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है भुजाओं में 6 समन्वय 5 का अनुपात है, तो माना भुजाएं 6x और 5x हैं। क्लियर। तो आयत का परिमाप जो होगा, यानी आयत का परिमाप मतलब कि तार की टोटल लंबाई, परिमाप तो वही हो गया ना, वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। अब वृत्त का परिमाप क्या है, वो भी तो होता है यही ना, वृत्त का परिमाप है तो तार की टोटल लंबाई। अब हम देखेंगे आयत का परिमाप होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे ब्रैकेट में हमने 6x धन 5x लिखा। और वृत्त का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई की जगह हमने लिखा 22, ठीक है, 22 बट्टे यहाँ 7 छूट गया 7, और r की जगह हमने लिखा है क्या पे, r की जगह लिखा है 42। तो वही बात है, एक कट के लिख दिया है। अब इसको अगर हम ऐसे सॉल्व कर दें तो सीधे 22 बट्टे 7 और यहाँ 42 रखेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक 42, यही चीज़ें आएंगी कट के। तो आपको मिल गया, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 6 5 11x गुणे 2, तो x बराबर यहाँ देखिए आपको मिल गया 11x और 2, यह गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 गुणे 22 गुणे 6 बट्टे 11 गुणे 2। जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर मिल गया आपको 12। तो आयत की छोटी भुजा, अब देखिए 5x और 6x में अगर कोई पूछे छोटी कौन सी है तो आप लोग सिंपल सा है कि 5x छोटी है। x की वैल्यू जो आपकी 12 है तो हमने 12 रख दिया, तो 5 गुणे 12 बराबर 60। तो जो आयत की छोटी भुजा होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा है कि 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार पर एक समलंब पिरामिड स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा जो आधार है यूँ है, जो आधार है आपका वो आधार आपका वर्गाकार है, ठीक ऐसे एकदम वर्ग के आकार का उसका आधार है पिरामिड का। और ये जो समलंब पिरामिड स्थित है, यदि पिरामिड की ऊंचाई जो दिया है यानी हाइट दिया है पिरामिड का, h बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिएगा जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा
तो जो वर्ग का विकर्ण पहले ही बता दिया है कि 10 कड़ी में 2 है, तो 10 कड़ी में 2 बराबर कड़ी में 2 गुणे भुजा, यानी कि जो वर्ग का भुजा होगा यह 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आधार की परिमित हम निकालेंगे, परिमित मतलब इनके चारों भुजाओं का योग, तो 10 10 10 10 यानी 10 गुणे 4 40 सेंटीमीटर। क्लियर। तिर्यक ऊंचाई अब हम जब फाइंड करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 10/2 का वर्ग धन कड़ी में 12, ठीक है, यह आपका हो जाएगा। तो यह आपको मिलेगा 10/2 मतलब 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका फार्मूला रख दीजिए, तो 1/2 गुणे आधार का जो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई जो होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पेरीमीटर ऑफ बेस गुणे एल स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 देखिए क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो मान लीजिए तीसरी संख्या x है और यह क्या है कि पहली संख्या की 1/3 है, यानी पहली संख्या 3x रही होगी। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या, अब यहाँ पढ़ेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो दूसरी संख्या 1.5x रही होगी। बात समझिए, तभी तो ये दुगनी हुई। और यह क्या है, पहली संख्या की 1/3 है तो यह 3x रहा होगा तो x रहा होगा। अगर इसको दशमलव से हटाना चाहते हैं तो डबल कर दीजिए, तो 3 दूना 6x और 1.5 दूना 3x और यहाँ पे यह हो जाएगा 2x। यही आप मान लीजिए क्या है, संख्याएं हैं। अब प्रश्न कर रहा है कि इनका जो योग है वह है आपका 132। क्लियर। तो 6 3 9 2 11 11 100 बराबर 132 के हम बटे में नहीं लाना चाहते थे इसलिए इसको हमने ऐसे बता दिया। तो 11 × 11 11 दूनी 22 x बराबर आपको मिल गया 12। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या आपने क्या मान लिया है, 3x मान लिया है। तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 3 × 12 यानी कि 36। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि यहाँ पर 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे 100 और 600 के बीच पूछ रहा है ना, तो 100 से 600 के बीच में 12 से विभाजित होने वाली पहली तथा अंतिम संख्या क्रमशः 108 तथा 588। बात समझिएगा, वो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों से विभाजित होगा, तो यानी इनका एलसीएम यानी 12 जो है वो 4 से विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। अगली संख्या हम पूछें तो अगली संख्या 24 होगा, ऐसा है जो 4 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा। तो हमने एलसीएम ले लिया 12। अब 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से और 6 से दोनों से कटेगा, वो है आपका 108। क्लियर, यानी कि 12 से कटेगा। और 600 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से कटेगा यानी 12 से कटेगा, तो वह है 588। पूर्णांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 588 में से 108 घटाएंगे और 12 से भाग करके 1 जोड़ देंगे। अब ये फार्मूला कैसे ये निकलता है ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए। यह है आपका, समझिए, समांतर सीरीज बन रहा है। Tn बराबर a + n - 1 × d से निकाल लीजिए। ठीक है। सबसे लास्ट पद कौन सा है, 588, हमने रख दिया 588। पहला पद ऐसा कौन है जो इन दोनों से कट रहा है, 100 के बाद 108 है। कितनी संख्याएं नहीं पता है, यानी n को ही निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 12। क्यों, क्योंकि अब देखिए 12 कट रहा है, 12 के बाद 24 कट रहा है, फिर 36 कटेगा, यानी कि जो इनके बीच कॉमन डिफरेंस है वो है 12, हमने रख दिया। अब 588 से 108 घटाएंगे तो बचेगा 0 और 8 480 बचेगा, और इधर बचेगा n - 1 गुणे 12। अब इनको 12 से काट देंगे तो 12 चौक 48 या 40 हो जाएगा। 40 बचा और 40 बराबर n - 1, तो n बराबर हो जाएगा, जब -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा 41, यानी राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C 41। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुआ, समझ में आया ही होगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई यदि उसका वर्तमान वेतन रुपये 1806, ठीक है, यानी 1806 रुपये है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। तो रमन के वेतन इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है।
यदि उसका वर्तमान वेतन इतना है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। अब देखिए, मान लीजिए उसका पिछले वर्ष वेतन x था और 5% वृद्धि के बाद 1806 रुपये हो रहा है, तो 5% की वृद्धि सीधे करिए 105/100, सीधे 5% की वृद्धि करिए। जब 5% की वृद्धि हो रहा था सीधे कितना हो जाएगा 1806। पिछले वर्ष का वेतन तो वही x की वैल्यू निकलेगी। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 1806 100 ऊपर चला जाएगा, 105 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर। जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, अब 20 25 120 हो जाएगा। अब यहाँ इसको 21 से काटेंगे तो यहाँ पर हम देखें कितनी बार ले जाएंगे। यहाँ से अगर काटें तो छोटी संख्या से काट लेते हैं, या 7 से काटिए, 7 तरीके 21, और यहाँ हम करेंगे 7 दूना 14, और उसके बाद हो जाएगा 7 25 35 और 7 वाटी 56, 258 आ गया। 3 से काटेंगे 258 को तो 3 8 24 और 3 6 18, 86 × 20। जब 86 का दूना करेंगे तो हो जाएगा आपका 172, और 20 है 1 जीरो बढ़ा देंगे यानी 1720 रुपये। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। एक विक्रेता को 36 गेंदों को बेचने से 4 गेंदों के विक्रय के मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने % की है। तो देखिए, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, यही तो हानि होता है। अब देखिए, कह रहा है 36 गेंदों को बेचने पे, यानी 36 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, 36 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 4 गेंदों का विक्रय मूल्य, यही तो है ना, यही तो हानि आ रही है ना। 36 गेंदों के विक्रय मूल्य पे क्या हो रहा है, और 36 गेंदों का जो क्रय मूल्य था उसमें से 4 गेंदों के विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं, तब जाके हमको ऐसा इतना मिल रहा है। यानी अब देखिए -4 यह जब इधर आएगा तो हमारा 36 4 यानी 40 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो 36 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, तभी तो घाटा हो रहा है। यानी कि आपने खरीदा 36 गेंद, ठीक है, 36 गेंद खरीद रहे हैं आप, सपोज दैट 36 गेंदों के दाम में जितना आप खरीदे हैं, और आपने क्या किया, उतने ही दाम में 40 गेंद बेच दिया, तो आपका नुकसान होगा ना। सपोज दैट आपने कोई सामान खरीद कर लाए तो 10 सामान जितने का खरीदे है आप, उतने में आपने 15 सामान बेच दिया, यानी आपने घाटा कमा लिया। तो जो कितने % का घाटा हुआ, तो जब हानि % निकालेंगे तो 4/40 × 100 यानी कि 10% का लॉस हुआ, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को इम्पोर्टेंट करिएगा। दिया है 3 2 5 7 11 का मानक विचलन। तो देखिए, मानक विचलन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम इस आंकड़ों का हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य क्या हो गया, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग 28 बटे पदों की संख्या 5। जब हमने निकाला इसको तो 5.6 आ गया। जब हम यहाँ पे मानक विचलन निकालने के लिए, अब हमने यह तो निकाल लिया, अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनका डिफ्रेंशिएट। हम इसको कैसे निकालते हैं ये चीज़ समझिए। सपोज दैट ये आपकी एक सीरीज बनाता हूँ, यह आपका हो गया x, ठीक है, यह है आपका 3 2 5 7, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दें, ऊपर से करते हैं। यह आपका है xi, यह है आपका 3 2 5 7 11, यही सीरीज है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका d निकालेंगे, d की वैल्यू तो वह होता है आपका x माइनस x बार, यानी कि अब सब में से हम क्या करेंगे, इसमें से x से हम समांतर माध्य को घटाएंगे। तो अब 3 में से 5.6 को घटाएंगे, तो 3 में से 5.6 को घटाएंगे तो 2.6 मिलेगा। फिर हम 2 में से 5.6 को घटाएंगे तो यह आपको 2 है ना, 2 में से आप 5.6 को घटाएंगे तो -3.6 मिलेगा। क्लियर। 3 में से 5.6 तो -2.6 और इसका मिलेगा -3.6। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब 5 में से 5.6 को घटाएंगे तो -0.6 को बचेगा, यानी कि 0.6 बचेगा। उसके बाद जब 7 में से हम 5.6 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस में 1.4 मिलेगा, और 11 में से जब हम घटाएंगे 5.4 को तो 5.6 को तो हमको मिलेगा 5.4। अब हम क्या करते हैं, जो ये d आया रहता है इनका स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर। तो -2.6 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में कितना आएगा 6.76 आएगा। फिर -3.6 का वर्ग करेंगे तो यह 12.96 आएगा, और फिर 0.6 से करेंगे तो 0.36 आएगा। सबका वर्ग करके हम ऐड करते हैं। क्लियर। ऐड करने के बाद करते क्या हैं कि जो हमको मिला है ऐड करने के बाद, बात समझ आ रहा है, यानी कि हमको जो d² की वैल्यू मिली है
उसी को हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू जो मिली है उसको लेते हैं अंडर रूट में मानक विचलन निकालने का, और अपान एन करते हैं। एन मतलब कितने आंकड़ों में कितने पद हैं। अब डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, सीधे 51.2 आई है ना निकालने के बाद। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डी स्क्वायर की वैल्यू को मतलब समझिए कि जो डी स्क्वायर आई है इनका क्या है योग, हमने इनका क्या लेना है, या आपका क्या सिग्मा क्या बताता है, इनका योग। ठीक है, तो डी स्क्वायर अपन एन 51.2/5 बराबर हो जाएगा 10.24। जब वर्गमूल लेंगे इनका तो हो जाएगा 3.2, इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3.2 है ही नहीं कोई ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। दो व्यंजकों ए तथा बी का मौसा यक्ष है, तो व्यंजकों ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मौसा क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, कि यदि ए व बी का मौसा यक्ष है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का भी मौसा यक्ष ही होगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपका। 24 कह रहा है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x का मान निकालिए। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320। अब हम इनको तोड़ेंगे तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो वही है। फिर गुणा करेंगे तो 2 के पावर x माइनस 1 आ जाएगा। उसी तरह इनको 2 के पावर x प्लस 1 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1, ठीक है, बराबर 320 के। अब एक चीज़ देखेंगे, ये 2 के पावर x हमने क्या कर लिया, सबसे कामन ले लिया। 2 के पावर x को हमने क्या किया, कामन ले लिया दोनों जगह से। तो यहाँ 2 पे पावर माइनस 1 है और 2 पे पावर माइनस 1 को 1/2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 मतलब 2 ही है, बराबर 320। जब सॉल्व करेंगे 2x और इनको 2 दूना 4 धन 1 5/2 बराबर 320। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, और उसके बाद हम हो गया 30, कितना बचा 2 बचा, 5 चौको 20 64। x बराबर क्या मिल गया आपको, x बराबर आपको मिल गया 2 के पावर है, गुणे में नहीं है, सॉरी इस तरह नहीं कटेगा, सॉरी यह यहाँ गलत लिख दिया, यह 2 के पावर x है, x यहाँ पर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 छक्का 30 और 4 बचेगा 5 चौक 20। अब यहाँ 64 में 2 का गुणा होगा तो 64 दूना 128, तो 2 पे x बराबर, अब 128 को हम 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। तो जब आधार और आधार बराबर है तो जो घात होगा घात के बराबर। कहने का मतलब है यदि a के पावर m बराबर है a के पावर n, तो यह कंडीशन कहता है कि m इज इक्वल टू n। क्लियर। उसी तरह 2 जब बराबर दिख रहा है तो ऊपर और ऊपर वाला भी बराबर होगा, x बराबर 7। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों में 16 संबंधी 49 का अनुपात है, इनकी संगत माध्यिकाओं में अनुपात होगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। होता क्या है कि क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वह माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों में अनुपात 16/49 है, यानी तो इनके जो माध्यिकाओं में अनुपात होगा वह हो जाएगा AD² अपन PS²। मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज मान लिया गया, यही माध्यिका है इनकी, एक माध्यिका यह है। तो जब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये 4 संबंधे 7 हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए अगर पहले ही देता 2 आपका समरूप त्रिभुज है, उनकी माध्यिकाओं में दे दिया है 3 संबंधे 8 का अनुपात है, तो उनकी क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो सीधे इनका वर्ग कर दीजिए। 3 3 9 और 8 64, उनके जो क्षेत्रफल होंगे उसमें 9 संबंधे 64 का अनुपात होगा। तो जब क्षेत्रफल दिया हो, माध्यिका का अनुपात निकाला है तो वर्गमूल निकाल लीजिए, और जब माध्यिकाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो वर्ग कर दीजिए। चलिए आज कुछ स्पेशल देखते हैं, स्टडी 91 परीक्षा स्पेशल देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, जब कोई श्रेणी एक सतत रूप से आगे बढ़ती है, जैसे a है, a प्लस d है, a प्लस 2d, यानी सब में dd का वृद्धि होती जा रही है, a प्लस 3d है, तो यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद सर्वांतर क्या होता है, d बराबर d, यानी कि अब देखिए सब में आप d ऐड करते जाएंगे अगली संख्या मिलेगी, d ऐड करते जाएंगे अगली संख्या मिलेगी, d ऐड करते जाएंगे अगली संख्या मिलेगी। तो इसका जो n वां पद अगर निकालना है, मान लीजिए ऐसे डॉट 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 आगे चल जा रहे हैं, तो हमको 10वां पद या 20वां पद या 25वां पद या मान लीजिए n वां पद निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है Tn बराबर a, यानी कि a जो है यह फर्स्ट टर्म होता है, यानी प्रथम पद। n-1 यानी कितने पद तक निकालना है, 50 पद तक निकालना है तो 50 × 100 तक निकालना है तो 100 × और d क्या है, जो कॉमन डिफरेंस, यानी सभी पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो सेम रहेगा, वही d है आपका।
तो ये आप ऐसे n पद यहाँ फाइंड कर सकते हैं। n पदों का योग का फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है। Sn बराबर हम क्या कर सकते हैं, n/2 a + l भी कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे जहाँ l क्या है आपका अंतिम पद। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 1/2 n + 1। ठीक है। अब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग देखेंगे तो सीधे होगा n²। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, वह होता है n इंटू n + 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें तो 1/6 इंटू n ब्रैकेट में n + 1 इंटू ब्रैकेट में 2n + 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की जब बात करें तो वह होता है 1/2 इंटू n ब्रैकेट में n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।